गैमेट स्टडी सेंटर आप सभी का स्वागत करता है। हम लोग यूपी टीजीटी में सोशल साइंस के अंतर्गत इतिहास विषय में आए हुए प्रश्नों पर परिचर्चा कर रहे हैं। पीवाईक्यू सॉल्यूशन पर आगे बढ़ रहे हैं। उसी कड़ी में हम लोग आज जो है वर्ष 2010 में आए हुए प्रश्नों पर परिचर्चा करेंगे और 2010 के प्रश्नों पर आज दूसरी क्लास होगी। हम लोगों ने पहली क्लास में 20 प्रश्न लिए थे। आज हम लोग जो है प्रश्न संख्या 21 से लेकर 40 पर जो है परिचर्चा करेंगे। परिचर्चा प्रारंभ करने से पहले एक परंपरागत अनुरोध है, जिन लोगों ने जो है गैमेट स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है वह शेयर कर दें। साथ में पूरे क्लास में बने रहिए और क्लास समाप्त करने के उपरांत आप लोग जो है लाइक और कमेंट के माध्यम से हमको फीडबैक दीजिए। उस फीडबैक के आधार पर अगली रणनीति बनेगी। हमारा उद्देश्य है आपका टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड या जीएससी लेक्चरर के पदों पर सिलेक्शन हो जाए। आप लोग जो है शिक्षक बने और एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण करें, अच्छे राष्ट्र के निर्माता को तैयार करें। चलिए हम लोग जो है आज वर्ष 2010 के प्रश्नों पर दूसरी क्लास करते हैं। यह प्रश्न संख्या 21 है। सायना ने वेदों पर अपनी टीका किस भाषा में लिखी? नंबर 1 तेलुगु है, नंबर 2 तमिल है, नंबर 3 संस्कृत है, नंबर 4 पाली है। अब मामला है सायना क्या है ना। सायना दरअसल सायण है। तो हुआ क्या था कि 1336 में हरिहर वो बुक्का ने, सबको पता है हरिहर और बुक्का ने क्या किया था, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी ना। और यह स्थापना की थी किससे प्रेरणा लेकर? ये समझिए, इसको प्रेरणा किससे मिली थी? गुरु विद्यारण्य एवं वेदों के भाष्यकार, वेदों के भाष्यकार सायण से। सायण को बुक्का प्रथम ने वेदों की पर टीका लिखने या भाष्य लिखने के लिए अनुरोध किया था। उसके बाद जो है सायण ने चारों वेदों पर, चारों वेद आपको पता होगा, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, वेदों पर टीका लिखी, टिप्पणी लिखी, भाष्य लिखा। टीका, टिप्पणी या भाष्य लिखा, जो किसमें लिखा? संस्कृत में। किस भाषा में लिखा? संस्कृत में। और इसमें देखिए प्रश्न में आपके तीसरा विकल्प है संस्कृत, यही विकल्प सही होगा। आइए हम लोग जो है इन सब के बारे में थोड़ा और जान लें। बुक्का प्रथम ने अपने कुलगुरु विद्यारण्य एवं उनके भाई, क्या नाम उनके भाई का? सायण से वेदों की नई व्याख्या प्रस्तुत करने को कहा। सायण ने सभी वेदों पर भाष्य या टीका संस्कृत भाषा में लिखी। यही तो प्रश्न था हम लोगों का, किस पर लिखी? संस्कृत में माधवाचार्य ने सर्वदर्शन संग्रह लिखा। सायण ने सुधा निधि लिखा की रचना की। ये भी आपको जानना जरूरी है, हो सकता है किसी न किसी परीक्षा में पूछ ले कि सर्वदर्शन संग्रह की रचना किसने की, सुधा निधि की रचना किसने की। और विद्यारण्य जो उनके गुरु थे, उन्होंने लिखा राजकला निर्णय। कौन सी पुस्तक है? राजकला निर्णय लिखा। विजयनगर के शासकों का इतिहास प्रारंभ से लिखा। समझ रहे हैं, जब से विजयनगर राज्य की स्थापना हुई तब से इतिहास को लिखा है। किस पुस्तक में? राजकला निर्णय में। किसने लिखा है? विद्यारण्य ने। आगे चलते हैं। प्रश्न है, माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिरों का निर्माण किसने कराया? पाल शासकों ने। विकल्प 2 है चंदेलों ने। विकल्प 3 है सोलंकी ने। विकल्प 4 क्या है? राष्ट्रकूटों ने। तो किसने करवाया है दिलवाड़ा? देखिए राजस्थान का, राजस्थान है, राजस्थान, राजस्थान में सिरोही जिला है। सिरोही जिले में
माउंट आबू पर्वत है, यहां पर पाए जाते हैं जैन मंदिर। क्या पाए जाते हैं? जैन मंदिर। इन्हीं जैन मंदिरों को कहते हैं दिलवाड़ा के मंदिर या दिलवाड़ा मंदिर। समझ रहे हैं? क्या कहते हैं? इन्हीं को कहते हैं दिलवाड़ा मंदिर। इन दिलवाड़ा मंदिर जो हैं जैन मंदिर 5 हैं, और इन मंदिरों का निर्माण जो है सोलंकी या चालुक्य शासकों के काल में हुआ है। जैन मंदिरों में जो 5 हैं उसमें एक है बिमल शाही मंदिर, बिमल वसाही मंदिर। बिमल वसाही का निर्माण चालुक्य या सोलंकी शासक भीम प्रथम, किसके? भीम प्रथम के सामंत थे, भीम प्रथम के सामंत बिमल शाह ने किया है। किसने किया है? बिमल शाह ने। समझ गए? माउंट आबा के जो दिलवाड़ा मंदिर हैं उसकी जो है स्थापना चालुक्य या सोलंकी, गुजरात के शासक थे, इन लोगों ने करवाया है, इसलिए इसमें विकल्प 3 सोलंकी सही है। आइए अब माउंट आबू के मंदिरों के बारे में विस्तार से समझ लेते हैं। चलिए, 12वीं 13वीं शताब्दी में सोलंकी चालुक्य शासनकाल में आबू पर्वत पर जैन मंदिरों का निर्माण हुआ, जिसे दिलवाड़ा मंदिर के नाम से जाना जाता है ना। ये राजस्थान के सिरोही जिले के माउंट आबू में स्थित है। दिलवाड़ा मंदिर को राजस्थान का ताजमहल की संज्ञा दी जाती है। दिलवाड़ा मंदिर 5 मंदिरों का समूह है, अभी बात हुई थी। उसमें कौन कौन से? बिमल वसाही, लूना वसाही, पित्तल वसाही, श्री पार्श्वनाथ महावीर स्वामी मंदिर। बिमल वसाही या बिमल शाही मंदिर का निर्माण सोलंकी शासक भीम प्रथम के मंत्री बिमल शाह द्वारा 11वीं सदी में बनाया गया। यह पूर्णतः संगमरमर से निर्मित है। यह मंदिर प्रथम जैन तीर्थंकर आदित्यनाथ को समर्पित है। इसे आदित्यनाथ मंदिर भी कहा जाता है, इसे आदिनाथ मंदिर कहा जाता है। आदिनाथ की मूर्ति में जो आंखें हैं वो हीरे की बनी हुई हैं। तो भीमदेव मंदिर या बिमल वसाही मंदिर है, एक इसको समर्पित है, जो प्रथम जैन तीर्थंकर हैं आदिनाथ को, इसीलिए इसको आदिनाथ मंदिर भी कहा जाता है। जो इसकी आंखें हैं वो हीरे की बनी हुई है। आगे देखिए, मंदिर का बाहरी भाग सादा है किंतु भीतरी भाग अलंकृत है। गुंबद के स्तंभों पर नारी आकृतियां उकेरी गई हैं। ये आकृतियां विद्या देवी की मूर्तियां हैं जो गुंबद को धारण करती हुई दिखाई देती है। बिमल वसाही मंदिर के पास ही दूसरा मंदिर है जिसे तेजपाल ने बनवाया, जिसे तेजपाल मंदिर भी कहा जाता है। यह 21वें तीर्थंकर नेमिनाथ को समर्पित है। इस मंदिर के केंद्रीय गुंबद में अधिखिले कमल के समान, जो केंद्रीय गुंबद है अधिखिले कमल की तरह बनाया गया है, आधा खिला हुआ कमल। समझ गए? आगे चलें। प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा स्थान बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? विकल्प 1 है नालंदा, विकल्प 2 है सोमनाथ, विकल्प 3 है सारनाथ, विकल्प 4 है बोध गया। ना किससे कह रहा है संबंधित? बौद्ध धर्म से। ये देखें, नालंदा अपने बौद्ध विहार के लिए प्रसिद्ध है, ये संबंधित है निश्चित तौर पर। आइए इसमें आइए, सारनाथ। सारनाथ जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, सारनाथ में है सबसे पहले उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था, तो धर्म चक्र प्रवर्तन यहाँ हुआ था ना। बोध गया, यहीं पर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, बुद्ध को संबोधि कहते हैं इसको। तो ये 3 स्थल तो मिल गए जो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। ये सोमनाथ का जो मंदिर है ये शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में
ज्योतिर्लिंगों में प्रथम है। समझ रहे हैं? तो इस तरह से ये सोमनाथ जो है इस शिव मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। और इस मंदिर को जो है किसने 1025-26 में महमूद गजनवी ने ध्वस्त किया था, जिसे बाद में चालुक्य सोलंकी शासक भीम प्रथम ने, किसने, भीम प्रथम ने जीर्णोद्धार किया था, पुनर्निर्मित कराया था। तो हमारा उत्तर मिल गया है, लेकिन अब हमको थोड़ा सा समझना है कि सोमनाथ के मंदिर के बारे में। दूसरा, कब कब कौन कौन आक्रांताओं ने उसका विध्वंस किया और किन किन राजाओं ने उसका जीर्णोद्धार या पुनरुद्धार करवाया, आइए देख लेते हैं। सोमनाथ मंदिर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में पाटन जिले के वेरावल में प्रभास पट्टनम में समुद्र तट पर स्थित है। यह शिव के 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों में प्रथम है। यही बात हुई है। इस मंदिर के निर्माता के विषय में जानकारी नहीं मिलती है। चालुक्य या सोलंकी राजा मूलराज ने संभवतः 997 ईस्वी से पहले इस स्थान पर सोम अर्थात चंद्र देवता के लिए पहला मंदिर बनवाया। यद्यपि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उन्होंने पहले से ही एक छोटे मंदिर का जीर्णोद्धार किया था। चालुक्य सोलंकी भीम प्रथम के शासनकाल में महमूद गजनवी ने 1025 में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। गजनवी के चले जाने के बाद भीम प्रथम ने मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। अब हम लोग ये देखते हैं कि कब कब ध्वस्त किया गया। 1025-26 में महमूद गजनवी द्वारा, 1299 उलूग खां अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, 1395 में मुजफ्फर शाह प्रथम द्वारा, 1706 में औरंगजेब द्वारा। इतनी बार सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किए गए और उसको ध्वस्त किया गया। कब कब पुनर्निर्मित करवाया गया? 1025-26 में भीम प्रथम द्वारा, 1169 में कुमारपाल द्वारा, 1308 में महिपाल द्वारा, 1925 में सोमनाथ ट्रस्ट द्वारा महात्मा गांधी से अनुमति लेकर के सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उसका जो है जीर्णोद्धार करवाया था। वर्तमान सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण हिंदू मंदिर वास्तु की मारू गुर्जर शैली में किया गया है। अगर ये पूछा जाए सोमनाथ मंदिर की शैली क्या है, तो मारू गुर्जर शैली है। आगे चलें। प्रश्न है, तुर्कान ए चिहलगानी कौन थे? नंबर 1 सुल्तान के अंगरक्षक, नंबर 2 चालीसा तुर्क अमीरों का समूह, नंबर 3 इस्लाम के धार्मिक विशेषज्ञ, नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तुर्कान ए चिहलगानी को समझना हो तो हमको इसके जो तुर्कान ए चिहलगानी है इसको शुरू किया है इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश जब सिंहासन पर बैठा, कौन बैठा? इल्तुतमिश। तो उस समय जो दास या गुलाम थे, अमीर थे, वो तो या मोहम्मद गोरी के समय थे, उनको कहा जाता है मुइज्जी दास, मुइज्जी। या वे किसके समय के थे? कुतुबुद्दीन ऐबक के समय थे, जिन्हें कुतुबी कहा गया। इन लोगों ने विद्रोह कर दिया और इल्तुतमिश ने बड़ी कठिनाई से उन विद्रोहों का सामना किया और इस निष्कर्ष पे पहुंचे अपने स्वामिभक्त गुलामों का, सरदारों का, अमीरों का एक गुट होना चाहिए। और इन्होंने अपने स्वामी भक्त, अपने पर निर्भर गुलामों का, अमीरों का एक गुट बनाया। उसी गुट को कहते हैं 40 तुर्क अमीरों का समूह, जो विकल्प 2 में दिया गया है। विकल्प 2 सही है। और इसी को जियाउद्दीन बर्नी ने कहा तुर्कान ए चिहलगनी या तुर्कान ए चिहलगानी या गामी, जो भी मिले, बर्नी ने कहा। अब इसको और बेहतर तरीके से समझना है तो आपको क्या करना है, गवर्नमेंट स्टडी सेंटर के टीजीटी प्लेलिस्ट पे जाइए,
वर्ष 2005 के तीसरी क्लास के 41 नंबर क्वेश्चन पर देखिए, तुर्कान चिहलगनी के बारे में संपूर्ण विस्तृत जानकारी आपको मिल जाएगी। आगे चलें। क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ? नंबर 1 पूर्वी, नंबर 2 पश्चिमी, नंबर 3 उत्तर पश्चिमी, नंबर 4 दक्षिण पूर्वी। देखिए, अगर हम भारत का मैप बनाते हैं मान लीजिए ना, तो ये जो एरिया है ना, ये वाला पूरा, जिसमें आता है अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और पंजाब, इसी एरिया से सिंधु सभ्यता का उदय हुआ है। यह एरिया कौन सी है? ये एरिया है उत्तर की ओर है और पश्चिम की ओर है। तो क्या हो गया? उत्तरी और पश्चिमी, इसलिए विकल्प 3 ना इसमें सही है। आइए देखते हैं। सिंधु सभ्यता का उदय भारतीय उपमहाद्वीप पश्चिम और उत्तर भाग में हुआ। इसका विकसित और परिपक्व स्वरूप पंजाब एवं विशेष रूप से सिंधु नदी घाटी में मिलता है। यहीं से इस सभ्यता का विस्तार दक्षिण एवं पूरब की ओर हुआ। आगे बढ़े। 1947 से पूर्व भारत के विभाजन काल तक इस सभ्यता से संबंधित केवल 40 स्थलों की खोज हुई थी, किंतु पिछले 75 वर्षों में किए गए अनुसंधान कार्यों के फलस्वरूप लगभग 2800 स्थलों की खोज हो चुकी है। अब तक 2800 स्थलों की खोज हो चुकी है। वर्तमान में सभ्यता का भौगोलिक विस्तार बलूचिस्तान, पाकिस्तान, भारत एवं अफगानिस्तान में प्राप्त होता है। आप जब देखेंगे तो उत्तर में जाएंगे तो मांडा तक जाएगा ना, और इधर पश्चिम जाएगा सुतकंदौर जाएगा, पूर्व में जाएगा आलमगीरपुर जाएगा ना। इस तरह से इसका विस्तार है। और स्वतंत्रता उपरांत सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक स्थल भारत के गुजरात प्रांत से, एक बार परीक्षा आपकी पीजीटी में पूछा गया है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सबसे ज्यादा स्थल कहाँ से खोजे गए? तो गुजरात से। साथ ही सर्वाधिक स्थल सरस्वती नदी, जिसे घग्गर हकारा या हकड़ा के तट पर मिले हैं। सरस्वती नदी के तट पर, या घग्गर नदी दे विकल्प में, या घग्गर हरकारा दे, उसके तट पर सर्वाधिक सिंधु स्थल पाए गए हैं। ये प्रश्न आपके बन चुके हैं। आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 26 से, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? नंबर 1 है 4 नवंबर 1556 ईस्वी में, 5 नवंबर 1556 ईस्वी में, 6 नवंबर 1556 ईस्वी में। इनमें से कोई नहीं। देखिए, हम लोग पता है भारतीय इतिहास के 3 बहुत महत्वपूर्ण निर्णायक जो युद्ध हैं वो पानीपत के मैदान में लड़े गए हैं, और इसलिए इसको जानने के साथ में हमको पानीपत के तीनों युद्ध के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि परीक्षा में कोई न कोई पानीपत का युद्ध तारीख सहित तिथि सहित आपसे पूछ लिया जाता है। इसमें कह रहा है द्वितीय, तो द्वितीय हुआ था 5 नवंबर 1556 ईस्वी में। अब हम देख लेते हैं किसके किसके बीच हुए थे टेबल के माध्यम से ना, ताकि आपकी स्पष्टता और क्लियरिटी बनी रहे। पानीपत का प्रथम युद्ध ये हुआ था 12 अप्रैल 1526 में। किसके बीच हुआ था? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, प्रसिद्ध युद्ध है। पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 में हुआ था अकबर और अफगान शासक या शेर शाह सूरी के उत्तराधिकारियों में अहमद शाह सूर के साथ। लेकिन इस युद्ध में आमने सामने लड़ा कौन था? सेनापति कौन किया था? अहमद शाह सूर के जो वजीर थे हेमू, और बैरम खां के जो अकबर के जो वकील थे बैरम खां, लड़े थे हेमू और बैरम खां। युद्ध हुआ था अहमद शाह सूर और अकबर के बीच में। पानीपत का जो तृतीय युद्ध है यह हुआ था 14 जनवरी खिचड़ी के दिन 1761 ईस्वी में। मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। अफगान आक्रांता अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था, और इसका जो है नेतृत्व पेशवा बाजीराव के पुत्र विश्वास राव कर रहे थे, लेकिन वास्तविक सेनापतित्व था सदाशिव भाऊ के पास में था। समझ रहे हैं? विश्वास राव तो नेतृत्व करता थे, लेकिन जो सेनापति थे सदाशिव भाऊ थे।
इस तरह से आपने संक्षेप में पानीपत के तीनों युद्धों को तिथि और किसके किसके मध्य हुआ था समझ लिए हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत की राजधानी पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली कब स्थानांतरित की गई? देखिए, हम लोगों को पता होगा कि जब 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, उसके बाद स्वदेशी आंदोलन हुआ ना, फिर 1911 में दिल्ली राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली लाया गया ना, दिल्ली लाया गया। फिर 13 फरवरी, कब? 13 फरवरी 1931 को इसको जो है राजधानी को नई दिल्ली लाया गया। अब देखिए, इसमें जो है विकल्प में 13 फरवरी 1931 नहीं दिया है, तो इससे प्रतीत होता है कि क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। अब आपको अपने विवेक से इस प्रश्न का हल देना है। अगर रिपीट होता है तो 99% संभावना मान के चलिए कि अगर कोई प्रश्न गलत है तो उसको रिपीट नहीं किया जाता है। अगर मारना भी पड़े हमको तो 13 से सबसे नजदीक है 7 फरवरी 1931, तो इसको मार करके अधिक उपयुक्त विकल्प या उत्तर की तलाश हम पूरी कर सकते हैं। आइए देखते हैं। 12 फरवरी 1911 को दिल्ली दरबार के दौरान तत्कालीन सम्राट जॉर्ज पंचम ने भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की। पूछता उस समय जो है वायसराय कौन थे? लॉर्ड हॉर्डिंग थे। फिर नई दिल्ली के निर्माण की शुरुआत 1911 में हुई थी। इसे 13 फरवरी 1931 को आधिकारिक रूप से देश की राजधानी घोषित किया गया। उस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड इरविन थे। दिल्ली के वास्तुकार कौन थे? एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर्स ना, इसलिए कनॉट प्लेस वाले एरिया को कहते हैं लुटियंस दिल्ली ना, क्योंकि इसके वास्तुकार कौन थे? एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। आइए, क्वेश्चन है अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? विकल्प 1 विशाख दत्त, 2 बाणभट्ट, 3 कालिदास, 4 भास है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम के जो लेखक हैं ये हैं गुप्तकालीन विभूति हैं, गुप्तकालीन। और गुप्त काल में ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य विक्रमादित्य के दरबार में थे। 7 जो है महाकाव्य लिखा है, 7 महाकाव्य लिखा है। कौन कौन से? ऋतु संहार, मेघदूत ना, ऋतु संहार, मेघदूत, रघुवंश, रघुवंश हो गया, और ऋतु संहार, मेघदूत, रघुवंश, माल विकाग्निमित्र ना, और विक्रम और सीयम 1 2 3 4 5 ना, 6 में आ गया आपका अभिज्ञान शाकुंतलम। एक और है, उसको देख लीजिएगा। तो इन सब की रचना करने वाले हैं गुप्तकालीन विभूति कालिदास, इसलिए विकल्प 3 कालिदास इसमें सही है। आगे चलें। कुमार देवी किस गुप्त शासक की पत्नी थी? चंद्रगुप्त प्रथम, क्वेश्चन नंबर 29 है। समुद्रगुप्त, रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। कुमार देवी जो है ये थी लिच्छवी राजकुमारी, लिच्छवी राजकुमारी, और इनकी शादी हुई थी गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम से। और चंद्रगुप्त प्रथम ने जो है 319 ईस्वी में सिंहासन ग्रहण किया था, और तभी से गुप्त संवत, कौन सा संवत? गुप्त संवत का प्रारंभ माना जाता है। और इन्होंने कुमार देवी से शादी करने के बाद सिक्के चलवाए
जिसको कहते हैं राजा रानी प्रकार के सिक्के, राजा रानी प्रकार के सिक्के, जिनको कहते हैं विवाह प्रकार के सिक्के। इन्हीं सिक्कों से जानकारी मिलती है सिक्के। और इसी विवाह के बाद चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। तो हमारा उत्तर मिल गया है। आइए जो है समझ लेते हैं हम इसको। गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 335 ने 319 ईस्वी में अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में गुप्त संवत का प्रवर्तन किया। बात हो गई है। चंद्रगुप्त के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना है गुप्तों तथा लिच्छवियों के मध्य वैवाहिक संबंध की स्थापना। चंद्रगुप्त ने अपना विवाह लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से किया। इस विवाह के बाद ही चंद्रगुप्त ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। बात हुई अभी। इस समय के 25 स्वर्ण सिक्के बयाना, मथुरा, अयोध्या, वाराणसी, गाजीपुर, टांडा आदि से मिले हैं। इन सिक्कों को चंद्रगुप्त कुमार देवी प्रकार ना विवाह प्रकार, लिच्छवी प्रकार, राजा रानी प्रकार की संज्ञा दी जाती है। सिक्कों के पृष्ठभाग पर चंद्रगुप्त प्रथम और कुमार देवी की आकृतियां एवं सिंहवाहिनी देवी के साथ मुद्रा लेख लिच्छवय उत्कीर्ण है। तो आप लोगों ने इसको देखा। अब आइए हम लोग बात करते हैं। प्रश्न नंबर 30 है 16 संस्कारों में उपनयन संस्कार किस क्रम पर है? 11वां, विकल्प 2 10वां, विकल्प 3 9वां या 12वां। तो बात हो रही है षोडश संस्कारों की। कितने? षोडश, 16 संस्कार हैं जिनको हमको याद करना है। तो उसके जो है प्रत्येक संस्कार का पहला अक्षर ले लेते हैं। ग, पुसी, ज, ना, नी। अ, चूक, ब्यू, वे, के, स, बी, आ। ये कितने हो गए? ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ना। गर्भाधान, पुंसन, नंबर 3 सीमांतोन्नयन, नंबर 4 जात कर्म, नंबर 5 नामकरण, नंबर 6 निष्क्रमण, नंबर 7 है अन्नप्राशन, नंबर 8 चूड़ाकर्म, नंबर 9 कर्णभेद, नंबर 10 विद्यारंभ, नंबर 11 उपनयन, नंबर 12 वेदांत, नंबर केशांत, नंबर 14 समावर्तन, नंबर 15 विवाह, नंबर 16 अंत्येष्टि। अब पूछ रहा उपनयन संस्कार किस क्रम में है? ये देखिए 11 नंबर पर है ना उपनयन संस्कार, इसलिए इसका विकल्प नंबर 1 सही है। आइए इसको थोड़ा सा और समझते हैं। संस्कार शब्द सम उपसर्ग पूर्वक क्री धातु में अंग प्रत्यय लगाने से बनता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है परिष्कार, शुद्धता अथवा पवित्रता। परिष्कार, शुद्धता अथवा पवित्रता। इस प्रकार हिंदू व्यवस्था में संस्कारों का विधान व्यक्ति के शरीर को परिष्कृत अथवा पवित्र बनाने के उद्देश्य किया गया है, ताकि वह वैयक्तिक एवं सामाजिक विकास के लिए उपयुक्त बन सके। षोडश संस्कार ना, नंबर 1 गर्भाधान, जीवन का प्रथम संस्कार है, गर्भधारण से पूर्व होता है। दूसरा पुंसन, पुत्र प्राप्त हो गर्भाधान के 3रे महीने में। नंबर 3 है सीमांतोन्नयन, 4 से 8वें महीने तक। नंबर 4 है जात कर्म, जन्म के तत्काल बाद शिशु को मधु एवं घृत चटाते हैं। नामकरण, शिशु जन्म के 10वें या 12वें दिन उसका नाम रखा जाता है। निष्क्रमण, जन्म के 4थे या 6ठे माह। अन्नप्राशन, बच्चे के दांत निकलने के समय। चूड़ाकरण, पहले 3रे अथवा 5वें वर्ष में।
कर्णभेद, विद्यारंभ 10वां, 11 उपनयन, 12 वेदारंभ, 13 केशांत, 14 समावर्तन, 5वां विवाह, 15वां विवाह, 16वां अंत्येष्टि जिसे अग्नि परिग्रह भी कहते हैं। इन संस्कारों का ग्रुप भी बनाया गया है। पहले 3 संस्कार गर्भाधान, पुंसन, शिवांतोनयन, अंतर गर्भ संस्कार हैं, बच्चा माँ के पेट में है। इसके बाद 6 संस्कारों को जो बच्चे हैं बहिर्गर्भ संस्कार कहते हैं, और अंत के जो 6 संस्कार हैं उनको गुणाधान संस्कार कहा जाता है। इस तरह से हमने भारतीय परंपरा में 16 संस्कारों के बारे में संक्षेप में जाना है। आगे चलते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने के नेतृत्व में सिख राजनीतिक एवं सैनिक शक्ति के रूप में संगठित हुए? नंबर 1 गुरु तेज बहादुर, नंबर 2 गुरु अर्जुन देव, नंबर 3 गुरु नानक, नंबर 4 गुरु गोविंद सिंह। न 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, चिड़ियन ते मैं बाज उड़ाऊं, गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं। मतलब सैनिक मामले में और सिखों को सैनिक रूप में परिवर्तित करने के लिए सबसे ज्यादा योगदान किसका है? गुरु गोविंद सिंह का। इसलिए इसमें विकल्प 4 सही है। यद्यप अर्जुन देव ने इसको शुरू किया था, बाद में जो है हरगोविंद ने भी आगे बढ़ाया, लेकिन सैनिक शक्ति के रूप में, राजनीतिक शक्ति के रूप में सिखों को स्थापित किया 10वें गुरु। कौन से थे? 10वें गुरु गोविंद सिंह ने व्यवस्थित रूप दिया और पंचमकारों के पालन की बात कही। आइए इसको देख लेते हैं। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को एक राजनीतिक संप्रदाय खालसा में परिवर्तित कर दिया। यद्यप सैनिकवाद की भावना सिखों में गुरु अर्जुन देव के समय में ही आरंभ हो गई थी, गुरु हरगोविंद ने उसे पर्याप्त आगे बढ़ाया और गुरु गोविंद सिंह ने उसे पूर्णता प्रदान करने में सहायता की। उन्होंने संपूर्ण सिखों को खालसा पुकारा, प्रत्येक सिख को अपने नाम के आगे सिंह लगाने के लिए कहा, प्रत्येक को पंचमकार, पंचमकार में कौन कौन चीजें आएंगी? केस, कंघा, कृपाण, कच्छा और कड़ा धारण करने का आदेश दिया। केस रखेंगे, कंघा रखेंगे, कृपाल रखेंगे, कच्छा रखेंगे, कड़ा रखेंगे। ये पंचमकार हैं, परीक्षा में पूछे जाते हैं पंचमकार में कौन कौन से सम्मिलित हैं। लगभग 2 दशकों की तैयारी के बाद गुरु गोविंद ने मुगलों से संघर्ष आरंभ किया। उन्होंने आनंदपुर को अपना केंद्र बनाया और कश्मीर और पंजाब की पहाड़ियों में विद्रोह भड़काया। मुगलों से लंबे संघर्ष में गुरु गोविंद सिंह की माता और उनके 2 पुत्र फतेह सिंह और जोरावर सिंह मारे गए, लेकिन गोविंद सिंह ने पराजय स्वीकार नहीं की। अब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के कुछ समय पहले उन्होंने औरंगजेब से मिलने के लिए दक्षिण जाने का फैसला किया, लेकिन जब वो जा रहे थे रास्ते में पता चला कि औरंगजेब की मृत्यु हो गई है। फिर राजकुमार मुअज्जम और आजम के बीच उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ गया। गुरु गोविंद सिंह ने मुअज्जम, जो बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी बैठते हैं, का साथ दिया। उनके सफल होने पर उत्तराधिकार के युद्ध में सम्राट मुअज्जम माने बहादुर शाह प्रथम ने उनको क्या दिया? मनसबदार बनाया। उन्होंने बहादुर शाह के साथ सैनिक अभियान के लिए दक्षिण में प्रवेश किया। मुगल सिख मैत्री का यह प्रयास असफल रहा, क्योंकि नांदेड़ नामक स्थान पर एक अफगान ने 1708 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह की हत्या कर दी। नांदेड़ में किया था, एक अफगान ने छुरा भोंक करके चुपके से गुरु गोविंद सिंह की हत्या कर दी थी। तो हमने राजनीतिक और सैनिक शक्ति किसने प्रदान की सिखों को? गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु ने प्रदान की। इसको समझ लिया है। आगे चलते हैं। असम, चटगांव जैसे पूर्वोत्तर भागों पर विजय प्राप्त करने वाला मुगल सेनापति कौन था? नंबर 1 राजा जय सिंह, नंबर 2 मीर जुमला, नंबर 3 शाइस्ता खां, नंबर 4 जसवंत सिंह। इसमें दूसरा विकल्प मीर जुमला सही है। औरंगजेब के समय में उसने पूर्वोत्तर में अभियान किया था। इसको देखते हैं। औरंगजेब ने 1660 ईस्वी में मीर जुमला को बंगाल का गवर्नर बनाकर उसे पूर्वी प्रांतों
विशेषता असम और अराकान के विद्रोही जमींदारों का दमन करने का आदेश दिया था मीर जुमला को। मीर जुमला ने 1661 ईस्वी में कूच बिहार पर आक्रमण किया और असम के पूर्वी और मध्य भाग पर अधिकार कर लिया। 1662 में गढ़गांव के राजा को परास्त करके उसकी राजधानी को जीत लिया। 1663 में मीर जुमला की मृत्यु के पश्चात शाइस्ता खां को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया। शाइस्ता खां ने 1666 ईस्वी में पुर्तगालियों को दंड दिया, बंगाल की खाड़ी में सोन द्वीप पर अधिकार कर लिया तथा अराकान के राजा को से चटगांव छीन लिया। तो इस तरह से इसको हम लोगों ने समझा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है मिर्जा गालिब किस सम्राट के समय में था? विकल्प 1 अकबर, विकल्प 2 है बहादुर शाह द्वितीय, विकल्प 3 है जहांगीर, विकल्प 4 है अकबर द्वितीय। बात किसकी हो रही है? मिर्जा गालिब की। मिर्जा गालिब जो है उर्दू और फारसी के शायर थे, समझ गए, और अपनी गजलों के लिए प्रसिद्ध थे, जो बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय किस दरबार में थे, के समय थे? यह है विकल्प 2 बहादुर शाह द्वितीय, इसमें सही है। इनका देखिए पूरा नाम क्या था? मिर्जा असदुल्ला बेग खान। मिर्जा असदुल्ला बेग खान, जो गालिब उपनाम से जाने जाते हैं, उर्दू और फारसी के महान शायर थे। वे आखिरी मुगल शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय के दरबारी कवि थे। आगरा, दिल्ली, कलकत्ता में जिंदगी गुजारने वाले गालिब को मुख्यतः उर्दू गजलों के लिए याद किया जाता है। अब उनकी गजल देखिए, है और भी दुनिया सुख सुखनवर बहुत अच्छे, है और भी दुनिया सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज बयां। और 1850 में बहादुर शाह जफर ने मिर्जा गालिब को दबीर उल मुल्क एक उपाधि दी, दबीर उल मुल्क नज्मुद्दौला के खिताब से नवाजा था। अगर पूछ ले परीक्षा में दबीर उल मुल्क और नज्मुद्दौला की उपाधि किसकी है, तो मिर्जा गालिब की है। इन्हें मिर्जा नौसा का भी खिताब दिया गया था। आइए आगे चलते हैं। 1925 के कानपुर कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है? नंबर 1 लाला लाजपत राय, विकल्प नंबर 2 सरदार वल्लभ भाई पटेल, विकल्प नंबर 3 पंडित मोतीलाल नेहरू, विकल्प नंबर 4 सरोजनी नायडू। तो 1925 में कानपुर का जो अधिवेशन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, ये 40वां अधिवेशन था, समझ गए। इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सरोजनी नायडू ने। किसने किया था? सरोजनी नायडू ने किया था। और ये प्रथम भारतीय महिला थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। तो प्रथम भारतीय महिला हम कह रहे हैं, तो प्रश्न बनता है कि प्रथम महिला कौन थी? तो 1917 में कांग्रेस का कलकत्ता में या कोलकाता में जो अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता की थी आयरिश मूल की महिला एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो है कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, समझ में आया। तो इसमें पूछ रहा हूं 1925 में, तो विकल्प 4 सरोजनी नायडू सही होता है। आइए देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कानपुर 40वां अधिवेशन 1925 में अध्यक्षता सरोजनी नायडू ने किया। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयोग किया गया तथा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा का गान किया गया इसमें। और इसी में हसरत मोहानी ने पहली बार पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा, किंतु पारित ना हो सका। ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है इस अधिवेशन के संबंध में। आइए क्वेश्चन नंबर 35 है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा स्थापित गवर्नर जनरल की परिषद में सदस्य कौन नहीं था? विकल्प 1 मानसन, विकल्प 2 क्लेवरिंग, विकल्प 3 बारबेल, विकल्प 4
क्रांसिस दिया है ना। तो 1773 का एक्ट आया था, इस एक्ट के द्वारा क्या किया गया कि मद्रास, बंबई, इन सब प्रेसिडेंसी को बंगाल के अधीन कर दिया गया, बंगाल के अधीन कर दिया गया। और उसके बाद जो है, जो बंगाल का गवर्नर था, बंगाल का जो गवर्नर था उसको संपूर्ण अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर बना दिया गया, अंग्रेजी क्षेत्र का गवर्नर बना दिया गया, उसको गवर्नर जनरल नाम दिया गया। यह जो है अपनी कार्यकारिणी की सहायता से कार्य करेगा। कार्यकारिणी में 4 सदस्य होंगे, निर्णय बहुमत के आधार पर लिया जाएगा। और गवर्नर जनरल के रूप में वारेन हेस्टिंग, इसीलिए प्रश्न पूछता है कि पहले गवर्नर जनरल कौन है, कई बार पूछा है प्रश्न, पीजीटी में पूछा है, टीजीटी में पूछा है, आपको लगाना है वारेन हेस्टिंग थे। उस समय जो 4 अन्य सदस्य बनाए गए थे गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में, उसमें थे मानसन थे, कौन थे, मानसन थे, और कौन थे, क्लेवरिंग थे, और कौन थे, बारवेल थे, और कौन थे, फिलिप फ्रांसिस थे, फिलिप फ्रांसिस थे। इसमें देखिए क्रांसिस दिया है, विकल्प 4 क्या दिया है, क्रांसिस दिया है ना, इसलिए यही विकल्प इसमें गलत है, नहीं थे। आइए देखते हैं। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट बंगाल के गवर्नर को अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर बना दिया गया। अभी बात हुई बंगाल, मुंबई, मद्रास प्रेसिडेंसी एक दूसरे स्वतंत्र थी। इस अधिनियम द्वारा बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल बना दिया गया। शासन की समस्त सैनिक एवं सिविल शक्तियों को गवर्नर जनरल तथा उनके 4 सदस्यीय परिषद को सौंप दिया गया। और निर्णय में बहुमत है तो गवर्नर जनरल को निर्णायक मत देने का अधिकार प्रदान किया गया। वारेन हेस्टिंग प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। कार्यकारिणी परिषद के अन्य 4 सदस्य फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मानसन और बारवेल, बात हुई अभी। केवल बारवेल ही हेस्टिंग का समर्थक था, जबकि फिलिप फ्रांसिस उसका घोर विरोधी था। बारवेल ही की नियुक्ति भारत में हुई थी, बाकी तीनों जो है इंग्लैंड से आए थे। अन्य प्रावधान इसमें समझ लीजिए, और मान लीजिए रेगुलेटरी एक्ट के संबंध में और प्रश्न बनते हैं तो उसको भी देख लिया जाए। यह अधिनियम तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ द्वारा गठित गुप्त समिति या सेक्रेट कमेटी की सिफारिश पर पारित किया गया। एक बार प्रश्न बना है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को किसकी सिफारिश पर प्रारंभ किया गया, तो गुप्त समिति की। किसकी थी, लॉर्ड नॉर्थ द्वारा गठित। इस एक्ट का उद्देश्य कंपनी के कार्यों को भारत तथा ब्रिटेन में नियंत्रित करना तथा कंपनी में व्याप्त दोषों को समाप्त करना है। कंपनी के संपूर्ण प्रशासन की देखभाल करने के लिए इंग्लैंड में 2 संस्थाएं थी। एक था निदेशक मंडल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, दूसरा था कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स, मतलब स्वामियों का अधिकरण, जो गृह सरकार का अंग थी। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर इंग्लैंड में कंपनी की कार्यपालिका थी। इंग्लैंड में कंपनी की कार्यपालिका कौन थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थी। इसमें 24 डायरेक्टर निदेशक होते थे। इनका चुनाव प्रतिवर्ष कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर द्वारा किया जाता था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स प्रतिवर्ष अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष का चुनाव करता था। अध्यक्ष कंपनी का कार्यकारी अधिकारी होता था। इस एक्ट द्वारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की कार्यावधि 1 वर्ष के स्थान पर 4 वर्ष कर दिया गया तथा प्रावधान किया गया कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की कुल सदस्य संख्या 24 का 1/4 प्रतिवर्ष अवकाश ग्रहण करेंगे। कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर में वोट देने का अधिकार उन लोगों को दिया गया जो चुनाव में कम से कम 1000 पाउंड शेयर धारक हो, जबकि पहले 500 पाउंड शेयर धारक को किया गया था। इस एक्ट द्वारा कंपनी के कर्मचारियों को बिना लाइसेंस के व्यापार प्रतिबंध लगा दिया गया। इस एक्ट द्वारा कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसी एक्ट द्वारा 1774 में
कलकत्ता के फोर्ट विलियम में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, जिसके पहले जज एल्जाम्पे थे। तो यह भी प्रश्न बन चुका है कि कब स्थापना हुई, किस एक्ट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। आगे चलें। प्रश्न है किताबुल हिंद का लेखक कौन था। विकल्प 1 है अमीर खुसरो, विकल्प 2 है अलबरूनी, विकल्प 3 है इब्न बतूता, विकल्प 4 है हसन निजामी। किताबुल हिंद को तहकीक हिंद भी कहते हैं, हिंद कहते हैं, इसे मनी मकाला भी कहते हैं, समझ रहे हैं। इसे 11वीं सदी का दर्पण भी कहते हैं, ठीक है। इसकी रचना की थी किसने, अलबरूनी ने, इसलिए विकल्प 2 सही है। और अलबरूनी आया था किसके साथ में, 1018 ईस्वी में आया था महमूद गजनवी के साथ में। महमूद गजनवी ने ख्वारिज्म से इसको बंदी बनाया था, बाद में अपना राजजोशी बनाया इसको, समझ रहे हैं, आया था और 10 वर्ष तक भारत में रहा। और 1030 में भारत पर जो किताब लिखी थी किताबुल हिंद या तहकीक हिंद, इसने लिखा था। तो अब आपके समझ में आ गया होगा विकल्प कौन है, अलबरूनी है। आइए इसके बारे में और चीजें समझते हैं। किताबुल हिंद का लेखक अलबरूनी है। इस पुस्तक को तहकीक हिंद, मिन मकाला, ये भी याद रखिएगा, इसको मिन मकाला भी कहते हैं। 11वीं शताब्दी का दर्पण भी कहा जाता है। ये किस भाषा में लिखी गई है, अरबी में लिखी गई है। इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया एडवर्ड सचाऊ ने, परीक्षा में पूछा गया है अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है, एडवर्ड सचाऊ ने। हिंदी में किया है शांताराम ने 1926 में। रजनीकांत शर्मा, आर.के. शर्मा ने किया है 1967 में। और एक प्रसिद्ध इतिहासकार हैं ए.बी.एम. हबीबुल्ला ने इसका बंगला में अनुवाद किया है, ये आपको याद रहे। इसके अलावा अलबरूनी का और पुस्तक प्रसिद्ध पुस्तकें हैं इबोल्का, किताबस सैदना, इबोल्का और किताबस सदैना अलबरूनी का महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। अलबरूनी का उपनाम था अबू रेहान। क्या नाम था, अबू रेहान। इसको जो है भारत के ब्राह्मणों ने विद्यासागर की उपाधि दी थी। इसकी एक उपाधि प्रथम मुस्लिम भारतविद, इंडोलॉजिस्ट, इंडोलॉजिस्ट था, प्रथम मुस्लिम भारतविद था। महमूद गजनवी ने ख्वारिज्म का था, ख्वारिज्म को जीतने के बाद उसे बंदी बनाया, बाद में अपने राजजोशी के पद पर नियुक्त किया। वह 1018-19 में महमूद गजनवी के साथ भारत में आया। अलबरूनी भारत में 10 वर्ष रहा। 1030 में किताबुल हिंद की रचना की, अभी बात हुई। अलबरूनी को महमूद के पुत्र मसूद से भी राजकीय संरक्षण प्राप्त हुआ। वह दार्शनिक, गणितज्ञ, समाजशास्त्री, चिकित्सक एवं ज्योतिषविद था। आप समझ रहे हैं रेंज इसकी, दार्शनिक, गणितज्ञ, समाजशास्त्री, चिकित्सक, ज्योतिषविद था। अलबरूनी पहला मुसलमान था जिसने संस्कृत सीखा और गीता एवं पुराणों का अध्ययन किया। वह ईरानी, सीरियाई और संस्कृत का ज्ञाता था। उसने पतंजलि के योग सूत्र का अरबी में अनुवाद किया। अब आप समझो अलबरूनी की महत्ता को। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है 37, किस लेखक ने महात्मा गांधी को प्रोफेशनल रीडर्स की संज्ञा दी है। नंबर 1 फ्रेडरिक बी फिशर ने, नंबर 2 है मार्टिन ग्रीन ने, नंबर 3 है रोमेरोला ने, नंबर 4 सुभाष चंद्र बोस ने। रोमेरोला ने बहुत बेहतरीन वर्णन जो है महात्मा गांधी के बारे में किया है और उनका कहना था कि महात्मा गांधी लगातार पढ़ते रहते थे, लगातार लिखते रहते थे। वह एक जो है प्रोफेशनल रीडर थे, समझ रहे हैं, इसलिए विकल्प 3 रोमेरोला इसमें सही है। समझ गए, आगे चलें। सूची फर्स्ट एवं सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में दिया है देशबंधु चित्तरंजन दास, सी.आर. दास दिया है, लाला लाजपत राय दिए हैं, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू। इधर दिए हैं कस्तूरबा गांधी, स्वरूप रानी, राधा देवी, बसंती। मतलब इधर दिए हैं महानायक नेताओं को, उधर उनकी धर्मपत्नियों का नाम दिया गया है। तो देखिए देशबंधु चित्तरंजन दास की पत्नी थी वासंती,
विकल्प 4 सही है। लाला लाजपत राय की पत्नी थी राधा देवी, इसलिए विकल्प 3 इसमें सही है। महात्मा गांधी की पत्नी का नाम, धर्मपत्नी का नाम सबको पता है, कस्तूरबा गांधी। मोतीलाल नेहरू की पत्नी का नाम, स्वरूप रानी अस्पताल आप जाते हैं, स्वरूप रानी था। तो नंबर स्वरूप रानी किसमें है? 2 पर ना, इसलिए कोई विकल्प इसमें 4 3 1 2 होगा, 4 3 1 2 होगा, 4 3 1 2 विकल्प नंबर 2 में है, इसलिए विकल्प नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा, है कि नहीं? आगे चलें, चलिए। प्रागैतिहासिक युग में मानव कहाँ रहता था? नंबर 1 मचान पर, नंबर 2 कंदरा में, नंबर 3 झोपड़ी में, नंबर 3 इन सभी में। तो हम लोग जो है प्री हिस्टोरिकल पीरियड की बात हो रही है, तो उस समय जो मानव था वह मचान पर भी रहता था, कंदरा में भी रहता था और झोपड़ी में भी रहता था। समझ रहे हैं? इसके सबके प्रमाण मिले हैं, इसलिए इसमें विकल्प 4 इन सभी में, यही विकल्प इसका सही है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर है चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी थी। नंबर 1 मथुरा, नंबर 2 पाटलिपुत्र, नंबर 3 वाराणसी, नंबर 4 प्रयाग। देखिए ये पूछ रहा है चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी, तो हम लोग जब खोडस महाजनपद पढ़े हैं ना, षोडश महाजनपद, उन महाजनपदों में मगध का उत्कर्ष होता है, और इस मगध की जो पहली राजधानी थी वो थी राजगृह। क्या थी? राजगृह, जिसको गिरिब्रज भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गिरिब्रज भी कहा जाता था। बाद में जब मगध में हर्यक वंश का, बाद में क्या हर्यक वंश का जब शासन स्थापित होता है, तो पहले जो शासक होते हैं बिम्बिसार ना, उसके बाद अजातशत्रु, उसके बाद महान शासक होते हैं उदायन या उदयभद्र, या इन्हें उदयभद्र भी कहा जाता था। इन्होंने जो है, किसने? उदायन ने किसने? उदायन ने गंगा एवं सोन नदियों के तट पर के संगम पर, गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की, और राजगृह से, कहां से? राजगृह से पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी स्थानांतरित की। समझ रहे हैं? तो उदायनी के समय जो पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया था, वही जो है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भी थी। समझ रहे हैं? मौर्य के समय में थी, इसलिए इसमें दूसरा विकल्प पाटलिपुत्र इसमें सही होगा। मगध की प्राचीन राजधानी राजगृह थी, जिसे गिरिब्रज भी कहा जाता है, जो 5 पहाड़ियों से घिरी थी। कौन सी? विपुलगिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी, सोनगिरी और वैभारगिरी थी। हर्यक वंशी शासक उदायन या उदयभद्र ने गंगा तथा सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की, जिसे कुसुमपुर भी कहा गया है। पतंजलि के महाभाष्य में कुसुमपुर नाम बार बार मिलता है। उदायनी ने राजगृह से राजधानी पाटलिपुत्र को स्थानांतरित की, और बाद में जो मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भी पाटलिपुत्र ही इसकी राजधानी थी। इस तरह से हम लोगों ने जो है वर्ष 2010 में आए हुए प्रश्नों पर दूसरी क्लास की है। क्लास समाप्त करने से पहले एक बार फिर ये बात करना है कि आप लोग जो है पढ़ने के साथ साथ में अपना रिवीजन जारी रखिए। एथेंटिक बुक आप लोगों ने सेलेक्ट कर ली है, उसका बार बार रिवीजन करते रहिए, ताकि जब परीक्षा में आप जाइए तो आपको जो है वह पेज ऊपर नीचे दाएं बाएं दिख जाए, जहां पर उस प्रश्न का उत्तर है। इतनी बार रिवीजन करिए कि आपको पेज दिखने लगे। उसके बाद आप जो है PYQ से ट्रेंड देख रहे हैं, साथ में प्रश्नों की प्रैक्टिस करते रहिए, तो कोई शक्ति कोई ताकत नहीं है जो आपके सिलेक्शन के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करे। आप लोगों ने जो है क्लास में बने रहें। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।